भाई ये पेपर है जून 19 पेपर 42, ठीक है। एमएस आई होप आप लोगों ने बना ली होगी, मैं आप लोगों को सिर्फ बताऊंगा और आप लोगों ने जो है वो अपने पास चेक करनी है इसकी एमएस। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय मार्केट फेलियर एंड कंसीडर हाउ फार गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन रिड्यूस मार्केट फेलियर। 25 मार्क पूरा 50 बार आप लोग ये क्वेश्चन कर चुके हो और 50 बार इसकी एमएस आपके पास नोट्स में भी है, इसका मैंने आपको पूरा पूरा आंसर भी भेजा है, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। A recent newspaper article commented on the fact that pharmaceutical company charged customers in the United States $800 per treatment, whilst it charged customer in Egypt US $80 for the same treatment. यानी कि price discrimination कर रहा है according to country. Explain why the company might follow this policy and what conditions are necessary to allow the policy to be successful. देखो सीधी सीधी सी बात है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ना, एक जगह पे 800 रुपए का बेच रहा है, एक जगह पे 80 रुपए का बेच रहा है, तो सीधी सीधी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली डायग्राम आप लोग बनाएंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बनाएंगे, आप लोग वो बताएंगे, उसकी डिमांड डायग्राम बनाएंगे, ये वाली, ये जो आपके पास ये एक ए आर आ गया, एक आपके पास एम आर आ गया, ठीक है, और एक ए आर ऐसा आ गया और एक एम आर आपका ऐसा आ गया। यहाँ पे आपका एम सी आ रहा होता है, इलास्टिक है तो ये प्राइस चार्ज हो रही है, इलास्टिक है तो ये प्राइस चार्ज हो रही है। कंज्यूमर सरप्लस के हिसाब से आपने बनानी है डायग्राम, में आप लोगों को पहले करवा चुका हूँ। जब ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दोगे ना, उसके बाद उसने पूछा व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी, तो आप बोलना कि भाई यूएस के अंदर क्या पता सब्स्टिट्यूट्स कम हो, उसमें ज्यादा हो, इजिप्ट में यूएस के अंदर डिमांड इलास्टिक हो, इजिप्ट के अंदर डिमांड इनइलास्टिक हो, बैरियर्स टू एंट्री पे डिपेंड करता है, इजिप्ट में क्या पता कम हो तभी लोग ज्यादा आ रहे हैं, कंपटीशन ज्यादा है, प्राइस लेवल कम है, बैरियर्स टू एंट्री यूके यूएस के अंदर ज़्यादा हो तभी प्राइस लेवल ज़्यादा है, कंपटीशन कम है और प्राइस लेवल जो है वो अपने पास बढ़ना शुरू हो जाएगा। सप्लाई ऑफ वर्कर, सप्लाई के हिसाब से आप बात कर सकते हैं, सब प्रोड्यूसर्स के हिसाब से, इसमें सप्लाई ज़्यादा होगी तभी प्राइस लेवल कम है, इसमें सप्लाई कम होगी तभी प्राइस लेवल ज़्यादा है। Discuss whether oligopolistic industries always operate against the interest of consumers. बेटा जब आपके पास वो इस तरह का सवाल देता है, 13 मार्क का सवाल है ना, तो आपने बहुत कंसाइज करना है और सारा बात आपने बतानी है, आपने नॉन कल्यूसिव भी बतानी है, आपने कल्यूसिव भी बतानी है, तो ज़्यादा लंबी मत करना, हर चीज़ बतानी है। तो कल्यूसिव के अंदर तो आपकी एक फाइनल डायग्राम जो मैंने आपको बताई हुई थी वो आएगी, पहले ऑलिगोपोली का इंट्रोडक्शन आएगा, बताओगे oligopoly market is further divided into three subjects which can be either collusive oligopoly, non collusive oligopoly, duopoly, ठीक है। अच्छा फिर आपने जी वो बताना है oligopoly की बिहेवियर बताना है किस तरीके से होती है, आपने किंग डिमांड कर्व के बारे में बताना है collusive के अंदर, फिर आपने जो है वो क्या बोलते हैं कार्टेल का बताना है नॉन collusive के अंदर, ठीक है, और एंड में आपने अपने हिसाब से जो है वो 3A में मोनोपोली नहीं बतानी बेटा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बतानी है कि इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ जाती है, इलास्टिक है तो प्राइस कम हो जाती है। तो फिर कंक्लूजन आप बोलेंगे कि यार ओलिगोपोली मार्केट कंज्यूमर के ऊपर बेनिफिशियल होती है या फिर हार्मफुल होती है, वो डिपेंड करता है कि यार हमारे पास किस तरीके से मामला चल रहे होते हैं, कि इन दी एंड ओवरऑल तो हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन ही एग्जिस्ट कर रहा होता है ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अगर तो नॉन कोल्यूसिव चल रही है यानी कि मेरे पास अगर कार्टेल वाला मामला चल रहा है तो ये सोसाइटी के लिए या कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। Analyze how an individual consumer's demand curve for a product is derived and consider how this may link to market demand curve, ठीक है। अब आप में से मुझे पता है बहुतों ने पीसीसी बना दिया होगा, ऐसे नहीं है भाई, बेसिक आपने स्टार्ट लेके चलना है। एनालाइज हाउ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट, जब वो डिमांड कर्व की बात करता है इसका मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी के साथ वो लिंक कर रहा है, एमयू के साथ आपने लिंक करा, तो आपने एमयू बताया, आपने टीयू बताया, आपने इक्वी मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, इक्वी मार्जिनल वाला आपने कॉन्सेप्ट बताया। फिर जी आप जो हो इन डिफरेंस कर्व के साथ इसको लिंक करेंगे, ये सब एक सेम क्वेश्चन मिलता जुलता मैंने आपको नोट्स में भी दिया हुआ है, इन डिफरेंस कर्व के साथ आप लिंक करोगे, उसके अंदर जी आप वो बताएंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने इस हिसाब से इसके अंदर लेके जानी है। पार्ट बी बोलता है use in difference curve analysis to distinguish between the effect of increase in income on a consumer's demand for a normal good and inferior good। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पीसीसी जो होता है वो हमेशा 12 मार्क के अंदर आएगा, अगर आएगा 13 मार्क के अंदर हमेशा इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है, लेकिन अगर वो आपको इनकम से लिंक कर दे
बोले कि यार इनकम बढ़ी है 13 मार्क में, तो आपने हमेशा आईसीसी बनाना। सही है। हाँ, बेसिक डिमांड ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन दे देना बेसिक डिमांड ड्राफ्ट की है क्या। सही। अच्छा भाई, तो आपने इंक्रीज इन इनकम के इफेक्ट बताने हैं। आपने सबसे पहले इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करना है, बजट एंड डिफरेंस रेट का इक्विलिब्रियम बना के आपने उसको लिंक करना है। इक्विलिब्रियम आपने बनाया, उसके बाद आप जो है वो शिफ्ट करके दिखाएंगे आउटवर्ड। दोनों डायग्राम साथ बना लेना, डायग्राम 1 डायग्राम 2 कर देना, कोई मसले वाली बात। एक के अंदर आप नॉर्मल गुड का इफेक्ट दिखाएंगे, एक में इंफीरियर गुड का इफेक्ट दिखाएंगे। अच्छा, मैंने आईसीसी के अंदर आपको इनकम के साथ भी लिंक सिखाया और प्राइस के साथ भी लिंक सिखाया, लेकिन क्योंकि ये अब नॉर्मल इंफीरियर की बात कर रहा है और इनकम के साथ ही बना के लेके जा रहा है, तो बेहतर है कि इनकम के साथ नीचे डेरिवेशन दिखाना, प्राइस की डेरिवेशन मत दिखाना, बेहतर है इनकम की डेरिवेशन दिखाना। जी, वही कह रहा हूँ कि डेरिवेशन डिमांड की मत दिखाना, इनकम की दिखा देना, क्योंकि आईसीसी का सवाल है तो बेहतर है इनकम दिखा दिया करो। डिमांड बोला है इसने, चलो तो डिमांड बना दो, कोई मसले वाली बात नहीं है, दोनों में से कोई भी बना सकते हो, डिमांड बना लो, कोई मसले वाली बात नहीं। सही है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन 5, cyclical and structural unemployment are the most common type of unemployment। ठीक है, explain the causes of these types of unemployment and assess whether the effectiveness of government policy to reduce them। सुने, पहले तो उसने आपसे पूछा कि अनएम्प्लॉयमेंट ये दो टाइप की बता दो। आपके पास नोट्स में इसका पूरा वो लिखा हुआ है कि साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से होती है, क्यों होती है। स्ट्रक्चरल के लिए ग्रोथ बूम रिसेशन वाले डायग्राम भी बना देना, उसको समझा देना, ठीक है। अब उसने फिर बाद में क्या बोला, ये तकरीबन समझ लो 10 मार्क का आपका कंटेंट पूरा हुआ है, तकरीबन ऐसा समझ। फिर बोलता है कि यार गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से क्या ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज लगाए जिससे ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, यानी कि ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंदर अगर आप बात करते हैं तो आप सप्लाई साइड की बात सबसे पहले करना, कि ट्रेनिंग दे दो, इंडस्ट्री सेट करो, सब्सिडीज दो, सारी कहानी जिसके अंदर आपका जो है वो LRAS भी ऐसे बढ़ के दिखाएगा, आपने दिखाना है। और आपने एक डायग्राम कौन सी बनाएंगे जिसके अंदर नॉर्मल आपकी एग्रीगेट सप्लाई आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो फिलहाल अब तक 3 डायग्राम्स हो गई, कौन कौन सी, ग्रोथ बूम रिसेशन, सप्लाई की दो वाली शॉर्ट रन लॉन्ग, ठीक है। फिर आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात कर लें, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की एक डायग्राम आ जाएगी, सही है। अच्छा, फिर आप मॉनेटरी के साथ इसको लिंक कर सकते हो, मॉनेटरी पॉलिसी की एक डायग्राम आ गई, टोटल 5 डायग्राम्स आ गई आपके पास। उनको एक्सप्लेन करो, समझाओ। अच्छा, ओवरऑल ये एक्सपेंशनरी की बात चल रही है, तो डिमांड कम करने की बात गलती से भी मत करना। अब आए कंक्लूजन, भाई बेस्ट पॉलिसी कौन सी है, सप्लाई साइड, सप्लाई साइड पॉलिसी लगाओ, ट्रेनिंग वगैरह दो, इंपोर्ट सस्ते करो ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, सब्सिडीज दो। तो सप्लाई साइड पॉलिसी बेस्ट क्यों है, क्योंकि एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव भी नहीं आता, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ भी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है। तो यार ये सवाल मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब तक मैं आपकी जगह होता तो मैं ये और ये दो सवाल अटेम्प्ट करता, अभी मैंने बाकी दो नहीं पढ़े, वो पढ़ लेते फिर देख लेते। The US Federal Reserve, the country's central bank, has pursued a policy of quantitative easing for several years. Explain how quantitative easing affects the level of economic activity in a country. बेटा आपने पहले तो सेंट्रल बैंक के बारे में थोड़ी सी एक 4-5 लाइनें लिखनी है कि सेंट्रल बैंक क्या है। सर लेकिन लिखना बहुत है, तो बेटा 25 मार्क का है ना यार, समरी है ना पूरे सवाल की, तो लिखना तो आप 12-13 करके करोगे तब भी आपको 1 घंटा लगेगा, 50-55 मिनट लगेंगे, इसको लिखोगे तब भी 50-55 मिनट लगेंगे। अच्छा, तो भाई क्वांटिटेटिव ईजिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, वो क्या होता है कि मनी सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ा देना। वो मनी सप्लाई मार्केट के अंदर कैसे करती है, गवर्नमेंट जाती है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय कर लेती है, ठीक है, ताकि मनी सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ जाए। अब उसने पूछा कि यार इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरीके से बढ़ेगी। आप बोलेंगे भाई पैसा आता है जिससे मनी सप्लाई बढ़ती है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, सेविंग अपने पास कम हो जाती है, कंजम्पशन बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट अपने पास बढ़ जाती है। इसको आपने पूरा A2 के मैक्सिमम के साथ लिंक करना है, ऑटोनमस, इंड्यूस्ड, इन चीज़ों को बताना है।
शिफ्ट दिखाना है आपने इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वाली डायग्राम के अंदर ऐसे, सही है। डिस्कस हाउ फार, पहला एन इंक्रीज इन वेजेस, एक सेकंड, मल्टीप्लायर इफेक्ट का भी बिल्कुल आप बता सकते हैं। डिस्कस हाउ फार, सबसे पहला है एन इंक्रीज इन वेजेस और दूसरा है अ लॉस इन बिजनेस कॉन्फिडेंस माइट अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट ऑफ द इकोनॉमी। देखो पहली तो बात ये सुनो कि जब मेरे पास इंक्रीज इन वेजेस आ रहे हैं, सही है, जब मेरे पास इंक्रीज इन वेज होगा तो उससे मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली मेरी एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। इस चीज को रखना चाहिए, सबसे पहले आपने रखना है, सही है। दूसरी बात, आप उसको ये बोलेंगे कि यार जब बेसिक, अब इसके पॉजिटिव पॉइंट पे कि जब वेज आपकी बढ़ेगी इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास इनकम आ रही है। जब लोगों के पास इनकम आएगी तो वो ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन, इन तीन चीजों पे काम करना शुरू करेंगे, सही है। अच्छा, फिर उससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास लोग जो है जब स्पेंडिंग करेंगे उनके पास पैसा आएगा, तो लोगों के पास इंटरेस्ट रेट से वो सेविंग भी तो करेंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, तो इट इज बेटर कि लोग सेव करना शुरू करें। और जो है वो क्या बोलते हैं, फिर वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाली बातें बताना कि लोग ट्रांजैक्शन में कुछ पैसा सेव नहीं करते, प्रिकॉशन में कुछ पैसा सेव करते हैं, स्पेकुलेशन में सारा पैसा सेव करते हैं, उससे लिंक करना है आप। लॉस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस कॉन्फिडेंस, जब बिजनेस कॉन्फिडेंस अपने पास कम होता है तो हमारे पास डिमांड फॉर मनी कम होती है। हमारे पास डिमांड फॉर मनी कम किस तरीके से होती है कि लोग आपके मुल्क में पैसा ही नहीं डाल रहे। जब लोग आपके मुल्क में पैसा नहीं डाल रहे तो जाहिर सी बात है आपके मुल्क में भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, स्पेंडिंग कम होगी और लोग जो है पैसे की डिमांड नहीं करेंगे इतना क्योंकि उनके पास पैसा होगा नहीं। तो जब मेरे पास, अगर मैं ऐसे ये मनी सप्लाई बनाया, ये मेरे पास पहली मनी डिमांड है, मनी डिमांड अगर मेरे पास कम हो रही है तो उससे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा अजीब सा सवाल है, बेहतर है अटेम्प्ट ना करना। इसको आपने जो है वो लिंक करना है फिर आपके इंटरेस्ट रेट के साथ। फिर दोनों में से आपने बताना भाई कौन ज्यादा अफेक्ट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, आपने उसके बारे में बताना है। अच्छा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस का पूरा बताना है, हाँ, इसके अंदर यादी से, क्योंकि ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन की आप बात करेंगे। सर इनमें तो अलग सिनेरियो है, इनको अलग अलग करके समझाना है ना, तो अलग अलग करके समझाओगे लेकिन हेडिंग मत डालना, कंटिन्यूएशन में चलाना, सही है। अच्छा, क्वेश्चन 7 पे है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिक सा सवाल है भाई। एक्चुअल के अंदर आपने वो पहले पीपीसी बना देना, पीपीसी को ऐसे आगे की तरफ बढ़ा के दिखा देना, आगे की तरफ हल्का सा, सही है। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आप फिर उसको इसके साथ लिंक करेंगे, ये इनकम आ गई, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आ गया, ये आपका पोटेंशियल है ना वाई एफ, और ये आपका एक्चुअल है। आपने टैक्सेस कम किए तो आपका एक्चुअल बढ़ गया, आप आगे की तरफ आ गए। डिफ्लेशनरी गैप आपका पहले इतना था, अब इतना रह गया, कम हो गया पहले के मुकाबले में, आप उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल के लिए आप एलआरएएस बनाओगे, उसको बना के समझाओगे। एलआरएएस बनाने के बाद आप उसको सेम इनकम से भी लिंक करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि ये आपका अगर पोटेंशियल है A1, ये आपका आ गया ना, एक्चुअल आ गया, ये आपका पोटेंशियल आ गया, सही है। अब गवर्नमेंट ने जो है वो नई इन्वेस्टमेंट लेके आई है, नई मशीन्स लेके आई है, जिससे आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और आगे की तरफ जाएगा, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, एक्चुअल आप नहीं बढ़ा रहे। एक्चुअल बढ़ाने के लिए आपको बताना पड़ेगा, पहले डिफ्लेशनरी गैप इतना था, अब डिफ्लेशनरी गैप इतना हो गया। तो ये आपने एलआरएएस वगैरह वही सारा बेसिक कॉन्सेप्ट। हेल्थ, एजुकेशन एंड सेविंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिटरमिनिंग द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एन डेवलपिंग इकोनॉमी। कमेंट, important factor in determining long term development in developing countries, comment on this statement। भाई वही है सारा, न्यू हो गया अपना, थोड़ा सा आपने न्यू के बारे में लिखा कि भाई जो है नहीं नहीं सॉरी, न्यू शू नहीं आएगा इसके अंदर, न्यू शू नहीं आएगा इसके अंदर। आपने बताना है डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, डेवलपिंग इकोनॉमीज के बारे में बताना है। फिर आप बताएंगे कि यार सिर्फ हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं होता, मतलब अभी नहीं बताना, और बताना अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है अपने पास, ठीक है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर एक रोल प्ले करती है। आप सोशल ऑप्टिमम लेवल की बात कर सकते हैं कि यार जहाँ पे अपने पास कोई भी वेलफेयर लॉस नहीं हो रहा, हमारी सोसाइटी उसके अंदर भी ग्रो करती है, सही है। एंड में आप बोल देना भी, कंक्लूजन बता देना कि भाई सिर्फ इनसे हमारे पास
इकोनॉमी की औकात नहीं पता चलती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडरेशन में लेने पड़ते हैं, जैसे कि ये फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, अदर फैक्टर्स वगैरह। तो इन चीज़ों के अंदर भी आपके पास गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी अगर मुझे इकोनॉमी को ग्रो करवाना है। समझ गए बात को? हाँ जी, क्लियर है। चले भाई, अब इस पेपर को आपने अटेम्प्ट करना है। क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट फेलियर आप 50 बार कर चुके हो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। आप इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को, इन दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इन दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सैटरडे को क्लास है, सैटरडे को क्लास में ले आना, ठीक है भाई। कौन से सवाल दिए हुए मैंने? तो करो ना भाई, एक हफ्ते का टाइम हो गया यार। एक हफ्ता हो गया है, आप लोग बिल्कुल डेडलाइन से एक दिन पहले काम लेके बैठते हो, मेरी गलती है ये। लेके आना है इसको। नहीं नहीं, नेक्स्ट वीक से पेपर स्टार्ट है भाई, कहाँ से नेक्स्ट वीक? लेके आना है इसको लाजमी। चलो, अल्लाह हाफिज।